हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। सो गाइज, यहाँ पर जो है आज हम करने वाले, जैसे मैंने आपको कल की जो सेशन था हमारा एसएससी जीडी सिलेबस वाला, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो है एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2024 एंड 2025 की कंप्लीट यहाँ पे जो है हम प्रिपरेशन करेंगे जीके एंड जीएस की, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो है एसएससी, ओके, यहाँ पर देखो एसएससी जीडी 2024-2025, ठीक है, स्पेशल जीके जीएस का यहाँ पे जो है डोज है सभी परीक्षाओं के लिए। वैसे तो बेहतरीन है जो यहाँ पे, लेकिन स्पेशल एसएससी जीडी 2024 और 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सेशन है। जो एमसीक्यूज होंगे स्पेशल लूसेंट से, स्पेशल स्पीडी से, स्पेशल घटना चक्र की बुक से मैंने जो है देखो तीन, ठीक है, लूसेंट एंड स्पीडी एंड घटना चक्र, ठीक है, तीन बुक से मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज को जो है यहाँ पे जो है लिया हुआ है। प्लस ये जो आपकी क्लासेस है, ये क्लासेस 1 है यहाँ पे, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, ओके, बेहतरीन तरीके से, तो देखना मत भूलिएगा। एसएससी जीडी पेपर पर आधारित ये सारे एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल सारी जो एमसीक्यूज है लूसेंट स्पीडी घटना चक्र के एमसीक्यूज है, इतने बेहतरीन एमसीक्यूज है कि क्या कहे, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू डेली वाइज जीके का डोज यहाँ पे लेते हैं हमारे साथ में, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बेहतरीन होगी। सो यहाँ पर जो है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट जो है, ठीक है, अपने क्वेश्चंस पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस बेहतरीन वाले हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन। तो भाई जो है क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और भाई यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है कि आकाश के सबसे चमकीले तारे का नाम बताइए। भाई आकाश के, ठीक है, आकाश, आकाश क्या है, ऊपर जो आसमान है उसके सबसे चमकीला यहाँ पे तारा बताना है कि कौन सा है। क्या यहाँ पे जो है पोलारिस है, या फिर सीरस है, या फिर एंटेरिस है, या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आकाश के सबसे चमकीले तारे का नाम बताना है। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो आपको दिख रहा है, वैसा आप सब जानते हैं कि जो तारा है स्टार है वो नाइट में ही चमकता है। कब भाई? नाइट में ही जो है चमकते हैं तारे, स्टार्स, ओके। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये है आपका आकाश, और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये है स्टार, तारा। और भाई ये जो तारा है यहाँ पे स्टार है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सीरस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सीरस। यानी कि जो यहाँ पर हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट होगा। ध्यान से देखिए, सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर आपको देखो ये जो है स्क्रीन पर ध्यान से देखना, दिख रहा है ये तारा आपको चमकता हुआ, ओके। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सीरस। और आकाश के सबसे चमकीले तारे का नाम बताना था आपको, तो उसका नाम है सीरस। याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बेहतरीन सेशन है, ओके। और यहाँ पर जो है कंप्लीट जीके जीएस कराई जाएगी आपको, बस हमारे साथ में जुड़े रहना है, हमारे जो है आपको हमारे साथ में, ठीक है, हमारे ऊपर बिलीव रखना है, भरोसा रखना है, ओके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ऑल सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर जो है अब जानते हैं सीरस के बारे में, ओके। मैंने आपको बताया सीरस, तो सीरस के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे फैक्ट्स जान लेते हैं। जो सीरस है इसे हम अन्य भी जानते हैं, जैसे जो नाम आपके घर पे या फिर आपके स्कूल्स पे या फिर आपके जो ही फ्रेंड्स लोग हैं, आपके पेरेंट्स ने कुछ अलग अलग नाम आपके रखे हुए होते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता जो भी बंदा होता है उसका एक ही नाम होता है, नहीं। देखो मस्ती करते हैं वो जो है अलग नाम रखते हैं, ठीक है ना, रखते हैं कि नहीं। आस पड़ोस में कोई कुछ भी नाम दे देता है, से जो है चिढ़ाता है, फिर बोलता है। अपनी फैमिली में भी एक बंदे नाम तो कंपलसरी जो है होते ही है ना। तो इसी तरह जो सीरस है, सीरस के भी यहाँ पे दो नाम है, एक तो इसको अल्फा मेजरिस भी कहा जाता है, और एक इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहां पे जो है ऑप्शंस में सीरस ना होकर अल्फा कैनिस मेजरिस हुआ और आप कंफ्यूज हो गए, आपने यहाँ पे जो है देखा कि मैम मैंने तो सीरस बताया था लेकिन यहाँ पर तो नाम कुछ और ही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा गलत होगा। तो क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अल्फा कैनिस मेजरिस अगर ऑप्शन में रहे बिल्कुल राइट होगा, और डॉग अगर स्टार में रहे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके जो है दो नाम है सीरस के, अल्फा कैनिस मेजरिस और डॉग स्टार। रात में पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह आकाश सबसे जो है क्या है, चमकीला तारा है। भाई आप तो पृथ्वी पर ही खड़े हैं, कहां पर? आप तो पृथ्वी पर ही खड़े रहे, पृथ्वी पर आप जो है खड़े होकर देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे आसमान में आकाश में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, ओके, वही क्या है, सीरस है, ओके। सीरस जो है पृथ्वी से लगभग, अगर बात करें जो सीरस तारा है वो पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वो है 8.6। जो हमारी
पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से जो ये यहाँ पर सीरस है, ठीक है, ये 8.6 जो है प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन है। ओके, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पे जाने कि इसके जो है अदर नेम कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन में अगर वो नेम भी आते हैं, है ना, और सीरस नेम नहीं आया और उन दो ऑप्शंस में थे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नेम आ गया आपका ऑप्शंस में उन दो नाम में से, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ना घबराना है। छाट छाट कर सारे क्वेश्चंस को रखे हुए हैं और प्लस इनके जो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो भी मैंने बहुत ही, ठीक है, अलग अलग बुक से रखे हुए आप लोगों के लिए। तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू बनी रहना है बस हमारे साथ में। तो यहीं पर अब जो है सेकंड क्वेश्चन है कि महाभारत के जो रचनाकार है वो कौन है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला। महाभारत के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चंस जो है अब से पहले भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। ओके, तो भाई महाभारत की रचनाकार जो है कौन है, क्या श्री कृष्ण है, क्या वासुदेव है, क्या वेद व्यास है, या फिर यहाँ पे जो है तुलसीदास है। तो अगर हम महाभारत रचनाकार की बात करें तो कौन है, सो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट जो आंसर्स होगा वो क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर्स होगा क्या, वेद व्यास है। कौन है भाई, वेद व्यास है। यानी कि कहे यहाँ पे कि जो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिए, ओके, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके, ये क्या है भाई, यही है वेद व्यास और इन्होंने ही जो है महाभारत लिखा, यही जो है महाभारत। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इमेज के थ्रू अगर आप चीजों को याद देखेंगे तो आप ये नहीं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया ना तो आपके जो है माइंड में ये इमेज भी यहाँ पे जो है माइंड में क्या है, फिक्स हो गई, ठीक है, एकदम इमेज आपके माइंड में आएगी एग्जाम्स रूम में बैठे बैठे कि हाँ मैम ने जो है एक यहाँ पे हमें जो है चित्र भी दिखाया था और उसके ही बेस पर आप क्वेश्चन का आंसर फटाक से कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए। ओके, तो महाभारत की रचनाकार की बात करें कौन है, वेद व्यास है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट्स जाने, कुछ प्रमुख यहाँ पे बिंदु जाने, तो महाभारत में जो है कितने पर्व है, 18 पर्व है। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि महाभारत में तो 18 पर्व है, क्वेश्चन कैसे भी बने तो चारों तरफ से जो है रेडी रहना है। ओके, यहाँ पर बात करें कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का क्या है, हिस्सा है। अगर महाभारत के भीष्म पर्व का क्या है हिस्सा, अगर बात की जाए कि जो श्रीमद् भगवद गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व है ना, इसका एक क्या है, हिस्सा है। यहीं पर महाभारत का प्रधान रस, ठीक है, कौन सा है, शांत रस। बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि महाभारत का जो प्रधान रस है वो कौन सा है, तो भाई महाभारत का जो प्रधान रस है वो है कौन सा, शांत रस, ठीक है, कौन सा है, शांत रस है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि महाभारत के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन थोड़े जो है फिराकर पूछते हैं, क्योंकि तो क्या है आपका ऐसा है कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो क्या सोचेगा कि ये तो बच्चे ने जो है यहाँ पे अच्छे से रटा हुआ होगा, है ना। तो वो आपसे घुमा कर पूछता है क्या कि महाभारत का प्रधान रस बताइए कौन सा है, महाभारत में कौन सा उपयोग किया है, तो वो है शांत रस। भाई कैसे भी बने, हम तो चारों तरफ से रेडी है यहाँ पर, ठीक है। आइए अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, अन्य उपयुक्त कवियों की रचना देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये भाई फिक्स नहीं है कि हाँ महाभारत से क्वेश्चन और कुछ भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। अगर बात करें कि यहाँ पे जो है, ठीक है, रामायण किसने लिखी है, तो रामायण जो लिखी है वो लिखी है वाल्मीकि ने। अगर बात करेगी अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसने लिखा है, कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अभी जो ज्ञान शाकुंतलम है ये किसकी यहाँ पर रचना है, कालिदास की। रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि की है। और अगर पूछेगी यहाँ पे सौप्रवास वदत्ता, ठीक है, ये किसकी रचना है, ये है भास की रचना। तो क्वेश्चन से कैसे भी पूछे, चाहे महाभारत पूछे, चाहे यहाँ पर हमसे जो है रामायण के बारे में पूछे, या हमसे यहाँ पे अभी शाकुंतलम के बारे में पूछे, या फिर हमसे यहाँ पे सौप्रवास वदत्ता के बारे में पूछे, हम तो अच्छा है, पढ़ा हुआ है, से भी आए, हम जो है चारों तरफ से रेडी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। और भाई जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या उत्तराखंड में है, असम में, सिक्किम में। लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू, बिल्कुल लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से बस देखना आप। तो भारत में अगर काजीरंगा अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन भले ही हो, ये क्वेश्चन जबरदस्त वाला क्वेश्चन है और इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम
एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो फटाफट आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यहाँ पर भारत में जो काजीरंगा अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। ओके, तो आप जो है फटाफट अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे भी पहले दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि आप जो है कितनी तैयारी कर रहे हैं और जो है कितना यहाँ पर जो है आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो भारत में अगर काजीरंगा अभयारण्य की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है ये है भाई असम में। कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आइए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे जो कि वेलकम टू है ना, वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, वेलकम टू यहाँ पे लिखा हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है भाई, देखो इसके जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ से जो है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, और यहाँ पर देखो आप, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है एक सींग वाला गेंडा। ये कौन है? ये है एक सींग वाला गेंडा। यहाँ पर जो है एक सींग वाला गेंडा जो है यहाँ पे मिलते हैं। ओके, देखो इनके कितने सींग है? एक सींग है। यहाँ पर देखे ध्यान से कितने सींग है इनके, एक मिनट दिखाती है थोड़ा यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना जो आपको, है ना, एक सींग है इनके, है ना, ये तो पीछे दो कान है यहाँ पे, है ना, ये जो यहाँ पे फ्रंट में दिख रहा है ये क्या है? एक सींग है इनके। ओके, चलो इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है? अगर बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये किस राज्य में स्थित है? ये तो सिंपल ही है कि असम में स्थित है। ओके, अच्छा इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? अगर भाई पूछे कि जो ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब सीधा क्वेश्चन ना पूछे आपसे एग्जामिनर कि जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है किस राज्य में है, अगर ये नहीं पूछे और ये पूछ ले कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, तो कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था, है ना। और ये भाई किसके लिए फेमस है? जो एक सींग वाला गेंडा है ना, जैसे मैंने भी आपको पीछे यहाँ पे जो है बैक इमेज दिखाई थी, एक सींग वाला गेंडा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? एक सींग। ओके, तो यहाँ पर जो है किसके लिए फेमस है? एक सींग के लिए बहुत ही फेमस ये गेंडा है। ओके, और इसे जो है अगर पूछे कि विश्व धरोहर घोषित किया गया था, कब किया गया था? इसे जो है यूनेस्को में अगर हम बात करें विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ये भी आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है। ओके, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। एक तो देखा कि किस स्टेट में स्थित है, असम में। राष्ट्रीय उद्यान कब इसको घोषित किया गया? 1974 में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित में, ठीक है, कब किया गया था? 1985 में जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और यहाँ पर हम देखो अब भाई असम की ही बात हमने की, लेकिन यहाँ पे जो है ये फिक्स नहीं है कि हाँ असम से ही क्वेश्चन आ सकता है और स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। अब पहले तो हम यहाँ पर असम से ही कुछ जो है इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। अगर भाई काजीरंगा की बात करें हम तो ये तो असम में है ही। अगर साथ ही साथ यहाँ पे बात करें नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की तो ये भी असम में ही है। जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ना ये भी असम में ही है। और जो यहाँ पर जो है मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मानस है, मनास नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये क्या है भाई? मानस, ऐसे बनेगा, ये है मानस। ओके, अगर बात की जाए कि मानस जो नेशनल पार्क है ये भी असम में, तो असम में जो है कितने नेशनल पार्क है? 3 यहाँ पर जो है नेशनल पार्क है। एक तो मानस है, एक नामेरी है, एक काजीरंगा। अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो करेक्ट आंसर असम होगा। अगर यहीं पर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे कि बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर ये पूछे कि वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में, तो बिहार में है। अगर आपसे पूछे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, भारत का सबसे पुराना, पूछा जा सकता है। अब इसका नया नाम क्या है? रामगंगा है। सबसे पहला इसका पुराना नाम क्या था? हिल नेशनल पार्क था। कौन सा? हिल नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और अब जो है इसका नया नाम क्या है? रामगंगा है। अब इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है रहेगा आपका। ओके, अगर यहाँ पर हम बात करें नंदा देवी की तो ये भी उत्तराखंड का ही नेशनल पार्क है यहाँ पर। ओके, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें जो है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि जो यहाँ पे बक्सा जो नेशनल पार्क है, बक्सा, ठीक है, ये किस स्टेट में है, तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? यही पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको याद रखना है। हाँ, उत्तर
उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से अगर पूछे कि इंपोर्टेंट जो यहाँ पे नेशनल पार्क रहता है भाई एक ही है, और वो है कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर जो है आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था, जो कि आपका जो है लीक हो चुका था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि जो दुधवा नेशनल पार्क है ये किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, तो ये भाई लखीमपुर में स्थित है। कहाँ पे, लखीमपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो दुधवा नेशनल पार्क है किस स्टेट में स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित। अगर यहीं पर हम राजस्थान की बात करें तो ये भी बेहतरीन है। यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सारे जो ये नेशनल पार्क मैंने लिए ना अब तक जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारे वही मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि अब से पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। असम में 3 है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो बिहार में है। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट पार्क सबसे है, यहाँ स्पेशल बनता है, ठीक है। तो इसमें 2 है उत्तराखंड के, नंदा देवी पूछे या फिर जिम कॉर्बेट, 2 हो गए। पश्चिम बंगाल में बक्सा, क्वेश्चंस बहुत बार आया पहले एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ओके। और अगर यहीं पर हम राजस्थान के एक और नेशनल पार्क की बात करें वो है सरिस्का। कौन सा है, वो है सरिस्का। सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो भी आपका कहाँ पर है, वो भी आपका जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। और जो भाई राजस्थान है, राजस्थान में अगर पूछे कि सबसे जो पुरानी चोटी है जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान की सबसे जो पुरानी चोटी है ना, वो कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट, फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय है भाई वो कौन थे, बेहतरीन क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, स्पेशल सारे एसएससी जीडी के एमसीक्यूज है, लूसेंट एंड स्पीडी से सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अगर आपको भी कंटिन्यू यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है एसएससी जीडी से, देखो विद पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो भाई फटाफट एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तभी आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। क्या कल्पना चावला है, राकेश शर्मा है, सुनीता विलियम्स है, या फिर रवीश मल्होत्रा है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा थे। जो सेकेंड हमारा, अब यहाँ पर हम आप चलते हैं इनकी इमेज के पास में। तो भाई ये जो आप इनको देख रहे हैं, जो बंदे आपको देख रहे हैं, ये कौन है, यही है भाई हुनहार, यही है हुनहार। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, ओके। यही है कौन, राकेश शर्मा। देखो राकेश शर्मा है, ठीक है। हम इनके बारे में पूर्व भारतीय सेना के कार्यक्रम के साथ जो है उड़ान। अब हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर जो सीधा सीधा यही क्वेश्चन करेगा कि तो भाई जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है जो ये जो है इन जो है ये मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख विशेषता क्या है, एक या फिर भारत विशेषता क्या है भाई, है कि यहाँ जो है आप अपने समाज है या जो है आप जो तो इसलिए कि बात करें वो है विविधता में एकता। क्या है, एकता जो हमारा और सभी ठीक है अपने आस पड़ोस, ठीक है मिलजुल भाई। देखो अपने समाज के थ्रू वर्क करते हैं कि भाई हमारे समाज में ये मान्यता है तो ये निभानी होगी, है ना। देखो जैसे कास्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हर एक कास्ट में अलग अलग मान्यता है ना। भाई कोई जो है वो फेस्टिवल्स उस मनाता है, स्टेट में वो होता है,
भाई जैसा आप देखते हैं कि होली के पर्व पर कहीं पर जो है किस तरह से होली खेली जाती है ना, उत्तर प्रदेश में किस तरह से होली खेली जाती है, या फिर यहाँ पे बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो स्टेट में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जगह भाई अलग अलग समाज के जो लोग रहते हैं अपने अपने अनुसार अपने जो पर्व है त्योहार है उनको वो सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, चलिए, तो भारतीय समाज एक क्या है, बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल। और इसमें जो है भाई जातीय भी, अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेज भी, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, धार्मिक और जातिगत विभाजनों में, ठीक है, इनकी भीड़ की विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें जो है ग्रामीण भी है, शहरी भी है, आदिवासी भी है, समाज और भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों में रहने वाले लोग यहाँ पे शामिल है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि गाँव में भी जो बंदे रहते हैं, ग्रामीण भी है, शहरी भी है, एंड यहाँ पे बात की जाए आदिवासी समाज भी है, और बात करें यहाँ पे भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों के रहने वाले बंदे हैं। भाई जाति भी बहुत है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है सबके अलग अलग लैंग्वेज है, एंड सबका अपना अपना क्या है, धार्मिक है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, औद्योगिक समाज वास्तव में एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था कहा जा सकता है, तो किस समाजवादी विचारक 1857 में ये शब्द यहाँ पे लिखे थे? क्या रॉबर्टो वेन है, या पियरे जोसेफ प्राउडॉन है, या फिर फ्रेडरिक एंगल्स है, या फिर कार्ल मार्क्स है? तो औद्योगिक समाज वास्तव में एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था कहा जा सकता है, किस समाजवादी विचारक ने 1857 में ये शब्द लिखे? वैसे भाई देखो ये पॉइंट्स भी सही यहाँ पे जो है आपकी कहते हैं ना कि सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ भाई ऐसा जो सोसाइटी है, समाज है, कुछ बंदे मिलते हैं भाई, सही तो आज के टाइम में कोई नहीं, एक दो बंदे को छोड़कर सही कोई नहीं है, है ना। ज्यादातर जो है कंजूस स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए जो है हमसे बात करते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तब वो हमसे बातचीत करते हैं, जब उनका स्वार्थ हो जाता है तब वो छोड़ देते हैं, है ना। ये भी बहुत पॉइंट्स होते हैं। तो ये शब्द किसने लिखे हैं भाई? रॉबर्टो वेन ने। किसने? रॉबर्टो वेन ने। और भाई यहाँ पे जो साइड में आपको ये दिख रहे हैं, ये कौन है? यही रॉबर्टो वेन है, और इन्होंने ही जो है ये प्यारे से शब्द लिखे हैं जो कि आपके साथ में भी हो रहे होंगे, आपने भी देखा होगा, है ना, देखा होगा आपने भी कि आपके जो यहाँ पे फ्रेंड्स है, या फिर आप अपने समाज में जहाँ पे रहते हैं, कुछ वहाँ पे उनके बीच में बंदे कंजूस, कुछ स्वार्थीपन के भी यहाँ पे जो है बंदे मिलते हैं देखने को, है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे है, देखो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? अगर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की बात करें यहाँ पर हम, तो भाई ये जो है किस वर्ष हुआ था ये बताना है। क्या 2002 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 2001 में, या फिर 2003 में? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर गठन की बात की जाए तो कब हुआ था? ये हुआ था 2000 में, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आइए यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं इमेज की तरफ, और भाई ये जो आपको दिख रहा है ये है भारत का क्या इमेज है, ये भारत का क्या है, मैप है। और भाई भारत के लोकेशंस में जो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, यही क्या है? छत्तीसगढ़ है। और भाई छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है? रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल। और भाई इमेज में आप देख सकते हैं, अगर जाए तो ऐसे जो है चार भागों में डिवाइड कर लो। यहाँ पर क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पर क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है? साउथ है। अगर आप देखें यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है किस किस दिशा में स्थित है, तो ये आपका कुछ हिस्सा ईस्ट में है, कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है साउथ में है, ठीक है, ईस्ट साउथ में, ओके, और कुछ हिस्सा नॉर्थ में, है ना। इस तरह से आपका जो है ये स्थित है। और अगर इसके आसपास के यहाँ पर देखो, जैसे देखो कि उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है, बिहार यहाँ पे, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर है ना, और यहाँ पे नीचे क्या है? श्रीलंका है ना। इस तरीके से भाई यहाँ पे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देखो राजस्थान है, इधर गांधीनगर यानी गुजरात कैपिटल है गुजरात की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखनी थी छत्तीसगढ़ की लोकेशंस, और इसका जो गठन हुआ था 2000 में हुआ था। इसकी लोकेशंस यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, ओके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये आपको समझ आया कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जाए, यहाँ पर देखो 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 2000 को। और यह पूर्व मध्य भारत में स्थित है, मैंने भी आपको दिखाया। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? रायपुर। अब
छत्तीसगढ़ की बात हुई तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो रायपुर है। अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो क्या है, वो भी रायपुर है। अगर छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करें भी 2024 में कौन है, अनुसुईया उइके है। अगर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है, भूपेश बघेल है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कुछ याद रखने हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध क्या है, लोक कथा है? क्या पंडवानी है या फिर भरथरी है, ढोला मारू है या फिर यहाँ पे जो है घोटुल पटा है? तो इनमें से कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध लोक कथा है? तो भाई जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम प्रसिद्ध लोक कथा की बात करें वो है क्या, ढोला मारू। जो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ इमेज की साइड में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इमेज, ठीक है, देखो, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इनकी जो है क्या है, एक प्रेम कथा है। क्या है ये, इनकी प्रेम कथा है। छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत ही फेमस लोक कथा है ये, और ये जो लोक कथा है इन दोनों की प्रेम कथा है, और मैं बताऊंगी किसका पुत्र है, ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ। जो ढोला मारू है राजस्थान में ढोला और मारू की क्या है, प्रेम कथा है। ढोला और मारू दोनों का उनका नाम है ना। जो भाई वो यहाँ आपने पुरुष देखा उसका नाम ढोला है, जो उनकी यहाँ पे प्रेमिका है उनका नाम मारू है, ठीक है। इस तरह से ढोला मारू इनकी एक प्रेम क्या है, कथा है। और भाई छत्तीसगढ़ संस्करण में ढोला जो है राजा नल और माता दमयंती का क्या था, पुत्र था। जो ढोला राजा है ये नल और माता दमयंती का क्या था, पुत्र था। छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य अगर लोक कथाएं देखिए तो यहाँ पर तो देखिए हमने देखी क्या, ढोला मारू। अगर इनसे भी अलग कुछ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अन्य लोक कथाएं देखी जाए तो कालिदास और विद्यामती है, लोमड़ी और महादेव है, ठग और बिग है, राजभोग और आदि, ठीक है। ये भी कुछ आपकी छत्तीसगढ़ की अन्य यहाँ पर क्या है, लोक कथा है, जो कि आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी? बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बात की जाए भारत में जो है मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है? क्या वुलर झील है, चिल्का झील है, डल झील है या फिर लोनार झील है? तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, और वो है वुलर झील। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, अगर हम यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो उसका नाम क्या है, चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर है, ये है आपके कहाँ पर, उड़ीसा में। और ये जो है भारत की खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। यहीं पर हमारा क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वुलर झील है। और वुलर झील की बात करें तो ये भाई जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में एक जिला है बांदीपोरा, यहाँ पर जो है ये स्थित है, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। जो डल झील है ये कहाँ पर है ये आप बताएंगे, ठीक है, श्रीनगर में है। यहाँ पर देखिए आप जो इधर साइड में इमेज देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर तो देखो भाई सब जो है आसपास में जो है बसे हुए हैं, है ना, गांव है या फिर शहर है जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो ये ग्रीन ग्रीन सारा पानी सा, ये क्या है, यही झील है। ये क्या है, यही वुलर झील है, जो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है, झील है। साइड में बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पे जो है मैपिंग को अच्छे से लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखें चीजों को, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जो है इशू नहीं है। बड़े प्यार से क्वेश्चंस भी कीजिए, क्वेश्चंस के साथ साथ में एंजॉय भी लीजिए, क्वेश्चंस के साथ साथ में यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखिए, एंड क्वेश्चंस के साथ साथ में अपने जो है यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी अच्छे से अपने क्वेश्चंस को जो है डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें, आरबीआई के पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन है? देखो भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई जिसे हम कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले भारतीय गवर्नर, देखो दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, या तो पूछेगा कि पहले कौन थे या पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, वर्तमान में। सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला पूछेगा या फिर वर्तमान में कौन है ये पूछेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर हम पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो भाई कौन थे, सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अभी वर्तमान भारतीय गवर्नर की बात करें तो कौन है, श्री शक्तिकांत दास है। और मेरे अभी जो प्रेजेंट टाइम में है ना, उनकी ही इमेज यहाँ
पे लगाई हुई है। भाई ये जो आप देख रहे हैं यही कौन है, यही कौन है, अभी वर्तमान में आरबीआई के, अभी वर्तमान में आरबीआई के क्या है, गवर्नर है, जो ठीक है, इनका क्या नाम है भाई, श्री शक्तिकांत दास है। और अगर हम आरबीआई की सबसे पहले की बात करें वो है सीडी देशमुख। कौन है, सीडी देशमुख है। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, क्वेश्चन कैसे भी बने, पहला पूछे फिर प्रेजेंट पूछे, हमें सब कुछ याद होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आपको जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है ना आज के टाइम में, तो सब कुछ पढ़ना होगा, याद करना होगा, तभी जाके नौकरी पक्की है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। बेहतरीन है क्वेश्चन। यूरेनस है, नेपच्यून है, बुध है और मंगल। पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपको यहाँ पे इमेज नजर आ रही है इसलिए मैंने लगाई हुई है, जो ये इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये इमेज लगाई हुई है। ओके, येलो कलर लेके देखते हैं, इससे आपको यहाँ पे सही से दिखेगा। हाँ चलो, यहाँ पर देखो, हमें बताना है सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह आता है। आप ध्यान से देखो भाई, सूरज, ठीक है, सूरज के पास में सबसे पहला कौन सा ग्रह है, बुध, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जिसके भी आसपास में सन होगा, ठीक है, सन के आसपास में जितने भी ग्रह होंगे वो तो ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो जो है सूर्य की जो सीधी किरणें है उनके ऊपर पड़ रही है, इसलिए वो तो ठंडा नहीं होगा। ये क्या है, ये तो गर्म ग्रह है भाई, सबसे बुध जो है, और सबसे छोटा ग्रह है। फिर जो सेकंड नंबर पर है वो है शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस कहते हैं। क्या है, शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस कहते हैं। फिर अगर थर्ड की बात करें, देखो यहाँ पर हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है हमारी यहाँ पे पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ जिसे हम कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर आता है मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं, इसको हम जो है लाल ग्रह भी कहते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जो बीच में ये आपको दिख रहा है, ओके, ये क्या है, बृहस्पति है, जिसको हम जुपिटर ग्रह कहते हैं, जो कि हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो यहाँ पे जुपिटर आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रह है। और जो आपको ये बुध दिख रहा है, ठीक है, ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है, ग्रह है। ये भी आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। यहीं पर अगर हम बात करें शनि की, जिसको कि हम सैटर्न भी कहते हैं, यहीं पर अगर बात करें अरुण की, जिसको हम जो है यूरेनस कहते हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पे ग्रह, टोटल 8 है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और यहीं पर अगर हम बात करें, ये है वरुण ग्रह, लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये है यम, प्लूटो। ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, ये जो यहाँ पे प्लूटो है, यम है, ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, ये जो है भाई 8 ही यहाँ पे, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति एंड शनि, अरुण और वरुण। देखो, जो आप यहाँ पे सबसे लास्ट में जो वरुण को देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये नेपच्यून है, इसको जो देख रहे हैं आप, मुझे बताइए, देखो ये सूर्य के सबसे लास्ट में है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि सूर्य के पास में जितने ग्रह हैं भाई, यहाँ पे तो थोड़ी गर्मी भाई सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होगी। फिर यहाँ पे अब देखो, आप अपनी पृथ्वी पे भी यहाँ पे कितनी गर्मी है कि नहीं, क्योंकि सन के जो है पास में ही है, ध्यान से देखो, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए नेपच्यून, जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये नेपच्यून, यही क्या है, यही भाई सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों है ये सबसे ठंडा ग्रह? आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखें, ये ठंडा ग्रह सबसे क्यों है, क्योंकि देखो सन कहाँ पर है, यहाँ पर है, सन की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, और इससे जो है सबसे लास्ट में, इससे जो है सबसे लास्ट में जो है आपको ग्रह दिख रहा है नेपच्यून, ठीक है, ये वाला है तो प्लूटो है, ये वाला यहाँ पर ये क्या है, नेपच्यून है, जो कि सबसे छोटा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भाई सबसे पीछे है लास्ट में, तो यहाँ पे जो सन की किरणें हैं बहुत कम पड़ती है, इसलिए ये जो है सौर मंडल का, है ना, सबसे क्या है, ठंडा ग्रह है। ओके, और इसको हम नेपच्यून भी कहते हैं। अगर यहाँ पर हम हिंदी की बात की जाए तो इसको हम वरुण ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम जो है वरुण ग्रह भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट पे ये येलो नहीं दिखेगा। ओके, इसको जो है हम और क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर जो है, जो नेपच्यून है, इसको भाई हम यहाँ पर जो है वरुण ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वरुण ग्रह भी हम जो है इसको यहाँ पर कहते हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, वो है नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे आपको सब कुछ बताया। नेपच्यून जो है सौर मंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह है और सूर्य से 8वां और सबसे बाहरी ग्रह है। जैसे मैंने मैपिंग में आपको यहाँ पर दिखाया। अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह तो ये है बृहस्पति, फिर इससे सेकंड नंबर पर शनि आता है, थर्ड नंबर पर फिर जो बड़ा ग्रह आता है ना, वो यहाँ पे वरुण ही आता है। कौन सा आता है, वरुण ही आता है। ठीक है, और भाई देखो कि सूरज का सबसे लास्ट
लास्ट का ग्रह है यहाँ पे, और इसका क्या नाम है, नेपच्यून वरुण है। और ये जो है आपका 8वें नंबर पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो जो ग्रह है वो ग्रह नहीं है, वो प्लूटोनियम ग्रह, वो बोना ग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो यहाँ पे बस ऐसे ही इंक्लूड किया हुआ है आपका। इंपोर्टेंट नोट देख लो, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। आप सीक्वेंस वाइज देखो, अगर आपसे सीक्वेंस वाइज भी पूछा जाए कि सबसे पहला बुध ग्रह, फिर शुक्र है, फिर अपनी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। मर्केली स्केल है, सिस्मोग्राफी, रिक्टर स्केल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया आपको उस उपकरण का नाम बताना है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने में हेल्प करता है, और वो क्या है, रिक्टर स्केल है। क्या है, रिक्टर स्केल है। जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अपनी क्या है, पृथ्वी है। भाई यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी में जो है कहीं पर भी है ना, पूरे वर्ल्ड में जैसे सबसे ज्यादा जो भूकंप देखने को मिलते हैं कहाँ पर, जापान में। सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं कहाँ पर आते हैं भाई, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। हमारे जो इंडिया है इसमें बहुत ही हल्का फुल्का भी भूकंप आता है। और देखो ये जो है रिक्टर स्केल है, और इसके थ्रू ही जो है आप इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ पर और कितना जो है भूकंप आने की संभावना है, पहले से ही हम इतना जो है इससे इसके थ्रू जांच लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, फिर स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखो ध्यान से। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है? एसिटाबुलिया है, या फिर यहाँ पे जो है ग्रेसिलेरिया है, या फिर यहाँ पर जो है क्लोरेला वल्गारिस है, या फिर यहाँ पे जो है कहे बेलोनिया है। तो किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, और उसका क्या नाम है, यहाँ पे है क्लोरेला वल्गारिस। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं, ओके, यही क्या है, यही आपके जो है क्लोरेला वल्गारिस है। और भाई देखो जो भी यहाँ पे अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है ना, तो अब वो अंतरिक्ष में जाकर के क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे एनर्जी लेगा, है ना, तो इनसे ही, है ना, जो ये आपको क्लोरेला वल्गारिस दिख रहा है ना, इनको ही वो खाता है, इनसे ही उसे एनर्जी मिलती है जो वो अंतरिक्ष पे जाता है ना। जो भी बंदे अंतरिक्ष पर जाते हैं, यहाँ पे देखो क्लोरेला को हम जो है अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जानते हैं। और यह अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए भोजन का अच्छा क्या माना जाता है, एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आयरन भी है, विटामिन भी है, अमीनो। आप मुझे बताइए, आप अंतरिक्ष में गए, क्या आपको अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे वहां पर अंतरिक्ष में आप जब गए हैं, है ना, नहीं ना। तो आपको जो है अपने पेट भरने के लिए, मनुष्य को भोजन के लिए, है ना, क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है भाई अंतरिक्ष में एक शैवाल है जिसका नाम मैंने बताया क्लोरेला है, और इसमें आयरन, विटामिन एंड अमीनो इनकी मात्रा भरपूर है। और यह सूर्य के प्रकाश और खनिज और पानी की उपस्थिति में आसानी से क्या है, बढ़ता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में, खनिज और पानी की उपस्थिति में आसानी से ये बढ़ता रहता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह है, पारादीप है, पोर्ट ब्लेयर या फिर हल्दिया बंदरगाह। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जो है विकसित किया गया था, है ना, विकसित जो है किया गया था। ये ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनता आपका। तो भाई उस बंदरगाह का नाम है क्या, पारादीप बंदरगाह। जो बी ऑप्शन होगा ना वो बेहतरीन होगा, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ भारत के जो और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे बंदरगाह है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई, जितने भी पे बंदरगाह है ना वो आपके जो है दक्षिण साइड में, और इधर जो है कहे पश्चिम एंड यहाँ पे पूरब की साइड में। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें गुजरात की, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। अगर यहाँ पे हम बात करें महाराष्ट्र में, यहाँ पे है मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर एक भाई आपका जो है क्या है, नहावा शोवा जवाहरलाल बंदरगाह भी है। यहाँ पर छोटा सा गोवा है, गोवा में जो है आपका मरमा गोवा बंदरगाह है, और पणजी इसकी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है ना। और यहाँ पे जो ये केरल है, केरल में जो है कोच्चि बंदरगाह है। यहाँ पर जो आपका दिख रहा है तमिलनाडु, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है, और तूतीकोरिन, ठीक है, चेन्नई इसकी कैपिटल है। यहाँ पे जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ पे जो पारादीप है, ठीक है, ये जो पारादीप आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे बंदरगाह। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे किस बंदरगाह को भारत पहले हरित, भाई पारादीप नहीं, हल्दिया होगा, क्या होगा, हल्दिया होगा, सॉरी। इसके लिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शंस, ठीक है। जो ये हल्दिया जो बंदरगाह है इसको भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। पारादीप
हल्दिया बंदर कहाँ होगा, ठीक है, सही आंसर है ना। देखो यहाँ पर देख रहे हैं है ना, कोलकाता कहाँ पर है, जो हल्दिया बंदर कहाँ है, ये जो है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है ये भी आपको जो है याद रखना है, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, ये है पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको टर्म्स थोड़ा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो भाई देखो मैंने आपको जितने भी थे, है ना, यहाँ पर तो हमने हल्दिया बंदरगाह को लिया, लेकिन भारत के जितने भी बंदरगाह है वो मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया एंड अच्छे से जो है मैंने समझ आया कि नहीं आया, प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, क्या माजुली द्वीप है, या फिर कच्छाथीवु द्वीप है, या फिर चोराव द्वीप है, या फिर मुंड्रो द्वीप है। उस द्वीप का नाम क्या है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है आपको इधर थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर ये है भाई, ठीक है, मैंने थोड़ा ही लिया हुआ है। देखो इधर तो क्या है, अपना भारत है, इधर क्या है, बैक नीचे श्रीलंका है, तो इनके बीच में एक यहाँ पे जो है क्या है, द्वीप है, उसका नाम है क्या, कच्छाथीवु, ठीक है, क्या है, कच्छाथीवु उसका नाम है, और ये 285 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, और ये जो है रामेश्वर और यहाँ पे जो है जाफना और डेफ यहाँ पे जो है डेल्फर्ट, ठीक है, इनके बीच में कच्छाथीवु द्वीप है ना। इसके बारे में हम थोड़ा कुछ और जानेंगे, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा। उस द्वीप का नाम बताना था क्या है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, वो है कच्छाथीवु, और मैंने वहां पर आपको इमेज में भी दिखाया। एंड एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि जो ये कच्छाथीवु है, ये रामेश्वर के उत्तर पूर्व है ना, जो रामेश्वर है ना, ये जो रामेश्वर है, देखो रामेश्वर का इधर क्या है, उत्तर दिशा है, और क्या है भाई, पूर्व दिशा है, ठीक है, उत्तरी दिशा है और पूर्वी दिशा है। और भाई श्रीलंका के जो डेफलेट, ये जो है श्रीलंका का यहाँ पर क्या है, डेफलेट, डेफलेट की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है स्थित, इसमें भाई ये यहाँ पे और पश्चिम में क्या है स्थिति, छोटा क्या द्वीप है, लेकिन श्रीलंका के द्वारा क्या है, ये प्रशासन है। रामनद के राजा की जमींदारी का क्या था, हिस्सा था, लेकिन जब जमींदारी को खत्म कर दिया गया तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। पहले तो हिस्सा किसका हुआ, हिस्सा हुआ करता था जो ये थे यहाँ पे रामनद की राजा, ठीक है, जमींदार इनका हिस्सा था, लेकिन फिर जो है इस जमींदार को खत्म करके फिर इसको किसका हिस्सा बनाया गया, फिर इसको मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया। ओके, ये पॉइंट्स याद रखना है। यहाँ पर देखो भारत का जो रामेश्वर है और श्रीलंका को जो यहाँ पे डेफलेट है, इनके जो बीच में है यहाँ पे ये आपका कच्छाथीवु जो द्वीप है 285 एकड़ की जमीन पर यह स्थित है। ओके, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, कहाँ पर, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए यहाँ पे जो है आवश्यक होता है ना, जिसकी कमी से होता है। एक्स के अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है। एक्स वाई जेड क्रमशः क्या है, क्या कैल्शियम एनीमिया विटामिन डी है, क्या आयरन एनीमिया विटामिन सी है, क्या एनीमिया जो है तो क्वेश्चन है ना, विटामिन सी है जिसकी जेड की आवश्यकता होती है। में भी ये मैंने सामने हम देखेंगे जो है जो बटर घी होता है ना, जो मक्खन, उसमें भी गाजर है, अगर मिलती है मिल्क में भी है, जो विटामिन्स होती है जो है दूध, विटामिन सी के इम्पोर्टेंट है। आप देखिए
चाहिए। जितने भी आपके खट्टे पत्ते हैं वो या फिर यहाँ पे जो लेमन हुआ, विटामिन की बात है जो है, ओके, है और एक यहाँ पे कोल्ड लिवर का ऑयल है उससे भी प्राप्त भी मिलती है जो लगभग में एक है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, BC है, जो भी है, ठीक है। हर एक में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या है वो है एग, अंडा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि धमनी की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति में कमी होती है, गति बढ़ती जाती है, फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माध्यम के तापमान, माध्यम क्या 20 का मिडल जो हिस्सा है, तापमान टेम्परेचर में वृद्धि ग्रोथ धमनी की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो इधर तो क्या है साउंड है, इधर आपका क्या है एयर है, ये क्या है भाई बीच में मिडल में जो है आपकी क्या है यहाँ पे धमनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, तो इसमें जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, गति बढ़ती है। क्या होता है, माध्यम के तापमान में वृद्धि धमनी की गति को कैसे प्रभावित करती है, कैसे इफेक्ट डालती है, वो उस पर इफेक्ट डालती है, उसकी क्या गति जो है वो बढ़ती है, क्या बढ़ती है, उसकी जो गति है वो बढ़ती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक फॉस्फाइड का, या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का? तो भाई आपके घर पे भी चूहे होंगे, आप लोग भी जो है चूहों को मारने की स्पेशल से दवाई लाते होंगे, क्योंकि चूहे जहाँ पे हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। घर के जो बड़े बंदे होते हैं क्या करते हैं, बस फटाफट चूहों को मारने, है ना। चलो, तो चूहे को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? वो है जिंक फॉस्फाइड। क्या है जिंक फॉस्फाइड? देखो आप भी आपके घर पे भी अगर भाई चूहे हुए होंगे और आपकी जो मम्मा है या फिर आपकी जो दादी है, ठीक है, जो ओल्ड है ना, वो ज्यादा यहाँ पे इन पे फोकस करती है, चूहे से मारना है, घर में बहुत ज्यादा चूहे हो गए, तो वो जो यहाँ पे होता है वो क्या, एक जिंक फॉस्फाइड होता है। और भाई देखो वो इस तरीके से होता है, जिंक जो फॉस्फाइड एक जो है इस तरीके से पैकेट में वो आता है, ओके। और भाई देखो यहाँ पे जो है वो चूहे को फटाक से क्या कर देता है, उनको डेड कर देता है। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेमेल जोड़े का चयन यहाँ पे करना है? भाई देखो जो तेलंगाना है उसकी जो कैपिटल है जोड़ा है, है, सही बात है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कवारती है, सही बात है। बल्कि जो मध्य प्रदेश है उसकी लखनऊ कहाँ हुई? लखनऊ तो अपने उत्तर प्रदेश की है, किसके? लखनऊ तो अपने उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। यही जोड़ा, यही हमारा जो डी ऑप्शन होगा सही राइट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी वो क्या है, भोपाल, और साइड में भोपाल सिटी भी, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु की गणना में तत्व स्थानिक का जो है किया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट का, यूरेनियम और शीशे का, सोडियम का, या फिर रेडियम का? पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु जब चेक करनी होती है तो किस समस्थानिक के जो है यहाँ पे गुणों का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। क्या सही आंसर क्या होगा? क्या कोबाल्ट होगा, यूरेनियम और शीशा होगा, सोडियम या रेडियम होगा? सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम और शीशा होगा। बीज ऑप्शन से वो सही है। और ये क्या है भाई, ये अपने क्या है, ये अपनी यहाँ पे जो है पूरी क्या है, पृथ्वी है, और इसकी आयु की गणना करने के लिए, ठीक है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और वो है यूरेनियम और शीशा। सो आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जान लीजिए। पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम लेड डेंटिक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें जो है यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय का भी इस्तेमाल करके शीशे के स्थिर समस्थानिकों का पता लगाया जाता है। यहीं पर जो है पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल से यूरेनियम और शीशे के जो है समस्थानिक अनुपातों को जोड़कर पृथ्वी की आयु का लगाया है। तो भाई यहाँ सेशन था, आज के सेशन में 20 एमसीक्यूज थे। आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा? सो प्लीज मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा। अब आगे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, तो आप सेशन को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो।
ही साथ में जो है सेशन को लाइक भी कर देना और कमेंट करके भी बता देना कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी डाउट्स है, और भाई सेशन को शेयर भी कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना और इसको ब्लैक कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे जो है लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर वो आपकी क्वेरी है, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। फोर्स बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका मन है तो आप करिएगा, ओके। सो भाई आज के जो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे वो हमारे फिनिश हुए, और आज का जो सेशन था वो यहाँ पर आपको कैसा लगा बताइए आप मुझे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एसएससी जीडी के नेक्स्ट जीके जीएस के डोज में सेकंड पार्ट से लेकर। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स यहीं पर अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।